E61 मानसिक तकनीक प्रशिक्षण केंद्र के एकांत कमरे में रूई पैर मोड़कर और आंखें बंद करके बैठी थी। वह अविचल और स्थिर था। अलग थलग कमरे की दीवारों पर हाजिन शहर के पश्चिम में बसारा पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में पाए जाने वाले एक रहस्यमय पदार्थ से टाइल लगाई गई थी जो ध्वनि को बहुत अधिक हद तक रोकती थी। एक भी डेसिबल इसकी पकड़ से बच नहीं पाता था। वहां इतना सन्नाटा था कि रूई को अपने दिल की धड़कन और सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने उसका ध्यान भंग नहीं किया। नहीं, उन्होंने उसे शून्य में मार्गदर्शन दिया। जब वह अपने विशाल मन महल से होकर गुजर रहा था तो उसने उसका मार्गदर्शन किया। उनका शरीर अकादमी में था, उनकी चेतना अकादमी में भी थी। फिर भी वे एक ही स्थान पर नहीं थे। एक तो वास्तविक भौतिक स्थान पर था और दूसरा उसकी अपनी कल्पना की उपज था जिसे उसके अपने मन के अंदर पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया था। वह अपने मन के महल में इत्मीनान से टहल रहा था, बेपरवाही से। उसके मन के महल में हर जगह दस्तावेज और फाइलें एक दूसरे के ऊपर करीने से रखी हुई थीं। आमतौर पर उन्हें दराज या फाइल कैबिनेट में रखने के बजाय इस तरह से रखना गैर जिम्मेदाराना होगा। अगर वे गिर गए तो क्या होगा? समय बीतने के साथ उन पर धूल जम जाएगी। लेकिन रूई को कोई आपत्ति नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह उनके मन, उनकी कल्पना के भीतर था। वह अपने मन महल के अंदर प्रभावी रूप से एक सर्वशक्तिमान देवता थे। गुरुत्वाकर्षण मौजूद था ताकि वह अपने मन महल में नेविगेट करते समय सहज महसूस कर सकें। और धूल का अस्तित्व ही नहीं था। वह कभी कभी कोई दस्तावेज उठा लेता था, वह उसे ध्यान से खोलता था, दिलचस्पी के साथ उसकी विषय वस्तु को पढ़ता था, फिर उसे बंद करके वापस वहीं रख देता था जहां वह पहले था। अंततः वह प्रशिक्षु छात्रावास में पहुंचा और अपने कमरे में पहुंच गया। फिर भी यह वास्तविक जीवन से काफी अलग था। सारा फर्नीचर गायब हो गया था। बीच में एक किताब थी। इसके कवर पर लिखा था, प्रोजेक्ट वाटर और वॉइड एल्गोरिदम, जॉन फाल्कन द्वारा। ये वह प्रकाशन था जिसे उन्होंने वॉइड एल्गोरिदम के अंतिम पुनरावृत्ति के बाद प्रकाशित किया था। उन्होंने पुस्तक को ध्यान से, स्नेहपूर्वक उठाया। उन्होंने अंतिम अध्याय तक सरसरी निगाह डाली और एक विशिष्ट अंश पढ़ा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। और इसलिए, हालांकि वॉइड एल्गोरिदम पूरा हो चुका है और काम कर रहा है, प्रोजेक्ट वाटर अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारे शोध का अगला चरण यह सत्यापित करने पर केंद्रित है कि वॉइड एल्गोरिदम व्यवहार्य है या नहीं। यदि यह व्यवहार्य है तो परियोजना तुरंत समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि नहीं तो हम इस परियोजना को साकार करने और सफल होने तक काम करना जारी रखेंगे। हम यहाँ कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी में हैं। हम परम युद्ध शैली बनाने के अपने सपने को पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक उभरी। उसे याद आया कि उसने वह अंश कितने आत्मविश्वास और उत्साह के साथ लिखा था। और फिर भी, कई सालों बाद, वह अंततः असफल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिर वह एक अजीब नई दुनिया में जागा, अजीब नई घटनाओं के साथ। उसे एक नया रास्ता दिखाया गया और उसने उस पर चलने का फैसला किया। और बहुत खून, पसीना और आंसू के बाद, वह आखिरकार उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा पाया जो वह अपने पिछले जीवन में कभी नहीं कर सका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह कदम उठाने जा रहा था। उसने जोर से किताब बंद कर दी और तुरंत ही उसका मन महल गायब हो गया। उन्होंने आंखें खोलीं। हम आ चुके हैं। कुल मिलाकर 7 महीने बीत चुके थे जब से उसने अपना प्रशिक्षण शुरू किया था। तकनीकों में महारत हासिल करने में उसे लगभग 1 महीने पहले ही महारत हासिल हुई थी। समस्या ये थी कि उन्हें इस्तेमाल करना और उन्हें युद्ध में कैसे लागू करना है, सहजता और कुछ हद तक मांसपेशियों की याददाश्त बनाना ताकि वह आसानी से लड़ सके। हालांकि माइंड पैलेस तकनीक के लिए सिर्फ बुनियादी महारत से ज़्यादा की ज़रूरत थी। रूई ने पाया कि अगर वह इस तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम भी था तो ये बहुत धीमी थी। उसे इसमें इतना निपुण होना था कि वह थोड़े से प्रयास से ही इसमें प्रवेश कर सके और तेजी से बाहर निकल सके। और इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और पूरी तरह से इस तकनीक को अपनाने में जुट गए। कई बार उसे लगा कि वह अपनी मानसिक संतुलन खो रहा है। उसे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। ये और भी बुरा हो गया क्योंकि मानसिक कायाकल्प की औषधियों और नींद के चक्र की कमी ने उसे समय का पता ही नहीं चलने दिया। उसे लगा कि उस एकांत कमरे में और उसके मन के महल में अनंत काल बीत गया है और समय उसके मन के महल के अंदर वैसा नहीं बीतता जैसा कि वास्तविकता में बीतता है। लेकिन उन्होंने अपने दांत पीसते हुए तब तक जारी रखा जब तक उनकी दक्षता बहुत बढ़ नहीं गई। एक हद तक उन्होंने इस तकनीक के साथ वही किया जो हैवर ने उल्कापिंड स्विंग तकनीक के साथ किया था, बुनियादी महारत से कहीं आगे जाकर। उन्होंने विलंब समय को तब तक कम किया जब तक कि वह उस स्तर पर नहीं पहुंच गया जहां अब यह उनके लिए बाधा नहीं बन रहा था। उन्होंने एक कायाकल्प औषधि का सेवन किया और अपने पृथक कमरे का दरवाजा खोला तथा सुविधा से बाहर निकलते हुए बाहर चले गए। उसे अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर और उससे भी अधिक का परीक्षण करने की आवश्यकता थी। उसने माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसमें उसकी दक्षता बहुत कम थी और बहुत धीमी थी।
लेकिन अब जब उसने इसमें इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वह वास्तव में युद्ध में इसका इस्तेमाल कर सकता था, तो उसे अब यह नहीं पता था कि वह क्या करने में सक्षम है। उसे एक मजबूत, शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की जरूरत थी, अधिमानतः एक ऑलराउंडर, अधिमानतः कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसे पहले से ज़्यादा जानकारी न हो। इसके पीछे कारण सरल थे। व्यवहार्यता समस्या के लिए माइंड पैलेस समाधान का परीक्षण करने के लिए ऑलराउंडर सबसे अच्छे थे, क्योंकि उनमें कोई अंतर्निहित कमजोरी नहीं थी और इसलिए वॉइड एल्गोरिदम की कई निचली प्रणालियां प्रभावी नहीं थीं। इसलिए उसे जो भी सफलता मिली वह ज़्यादातर उस पैटर्न पहचान प्रणाली से आएगी जिसे वह इस्तेमाल करने जा रहा था। यह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी भी होना चाहिए जिसके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी न हो, ताकि माइंड पैलेस तकनीक का उसका विश्लेषण पक्षपातपूर्ण न हो। वह नेल के खिलाफ कई बार लड़ चुका था और उसकी सरल लड़ाई शैली के बारे में अच्छी सहज समझ हासिल कर चुका था, इसलिए नेल के खिलाफ लड़ने से उसे यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता कि माइंड पैलेस तकनीक कितनी प्रभावी थी। यदि वह नेल पर भरोसा नहीं कर सकता था तो फिर किस पर भरोसा कर सकता था? स्क्वायर कायरी, रूई ने स्पैरिंग सुविधा पर पहुंचते ही पुकारा। वह मुड़ी और उसकी अथाह गहरी आंखों से आंखें मिलाईं। समय आ गया है, उसने उससे कहा। यही समय है, उसने उससे पूछा, क्योंकि उसने उसके मन के बोझ की गहराई पर ध्यान दिया था। उसे यकीन नहीं था कि यह क्या था, लेकिन उसे इस बात का हल्का सा आभास था कि वह अपनी तकनीकों की संख्या से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। रूई ने जब माइंड पैलेस तकनीक में अपनी निपुणता को निखारना शुरू किया था, उससे पहले ही उसने उससे एक जोड़ी के लिए अनुरोध कर दिया था। स्पैरिंग सुविधा मार्शल अप्रेंटिस से अटी पड़ी थी। मार्शल अप्रेंटिस के साथ एक नियमित स्पैरिंग सत्र चल रहा था, फिर भी वे रूई को देखकर हैरान थे। वह लंबे समय से इनमें से किसी में भी नहीं दिखा था। हाँ, मैं तैयार हूँ, उसने उससे कहा। ठीक है, चलो, उसने रूई से कहा, जब सहायक प्रशिक्षकों में से एक ने उसका कार्यभार संभाला। मुझे बहुत पहले की बात याद है कि तुम और केन ने मुझे तुम दोनों के खिलाफ स्क्वायर स्तर की तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया था, उसने कहा जब वे एक बड़े स्पैरिंग रिंग में कूदे। तब से अब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। मुझे तब समझ नहीं आया था कि तुम कितना कुछ दबा रहे थे, रूई ने जवाब दिया। तथ्य यह है कि मैं तब से बहुत मजबूत हो गया हूं और फिर भी तुमसे बहुत दूर हूं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। तुम जितना सोच रहे हो तुम उतने दूर नहीं हो, उसने तीखे स्वर में कहा। शायद हमें पता चल जाए कि इस लड़ाई में तुम कितने करीब हो। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। मैं अपनी शक्ति, रक्षा और गति को अप्रेंटिस दायरे के सामान्य शिखर तक सीमित कर सकती हूं, उसने उससे कहा। हालांकि मेरी सजगता और प्रतिक्रियाएं स्क्वायर दायरे में ही रहेंगी, मैं इसे बदल नहीं सकती। मैं समझता हूं, उन्होंने कहा। अच्छा, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दबाव की एक शक्तिशाली लहर पूरे अभ्यास केंद्र में फैल गई, क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षु का ध्यान अनजाने में उसके स्रोत की ओर चला गया। कायरी ने तटस्थ रुख अपनाया तथा आक्रमण, रक्षा और युद्धाभ्यास को समान रूप से ध्यान में रखा। रूई ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक मार्शल स्क्वायर से लड़ रहा था। अगर वह कम से कम अपने अंदर से सर्वश्रेष्ठ को बाहर नहीं निकाल पाया तो वह इस अवसर के लायक नहीं था। चारों ओर की हवा का गुरुत्वाकर्षण तीव्र हो गया। जैसे ही उसने अपना पूरा ध्यान एकाग्र किया, उसका मन एकाग्र हो गया। ये लड़ाई उसके लिए बहुत मायने रखती थी। यह उसके लिए मार्शल कॉन्टेस्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी मांसपेशियों में अभूतपूर्व मात्रा में ऊर्जा महसूस की। उसका शरीर शक्ति से काम रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने आंखें खोलीं तो वह पहले ही अपना रुख अपना चुका था। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। जैसे ही कायरी ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए। हूश, रंबल। उसने जो भी कदम उठाया उससे धरती फटने का खतरा था, क्योंकि वह उसे पीछे धकेल रही थी, खुद को भयावह गति से आगे बढ़ा रही थी। कुछ ही क्षणों में उसने उनके बीच की दूरी को पूरी तरह से पार कर लिया और उसके सिर पर एक तेज और शक्तिशाली वार किया। हूश, रूई ने शांति से वार को टाल दिया और आगे निकल गया। कायरी ने तुरंत ही तेज गति से हमला किया और उसने तेज लेकिन शक्तिशाली हमलों की बौछार कर दी। वूश वूश वूश, रूई ने उछल कूद की और बाल बाल हमलों से बच निकला। धमाका, वह एक भारी ड्रॉप किक के रास्ते से बाहर लुढ़का, बहुत सुविधा हिलाकर रख दिया। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी। रूई की सहज बुद्धि चीख उठी और उसने अनगिनत ताकत के साथ हमलों की झड़ी लगा दी। और अभी तक एक भी वार उस पर साफ साफ नहीं लग पाया। वह बस मुश्किल से बच पाया, मुश्किल से पलट पाया और मुश्किल से बच पाया। फिर भी उस विस्फोटक हमले से भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंची। कायरी ने भौहें सिकोड़ीं। उसके पैरामीटर उससे बेहतर थे, उसे अधिक मजबूत और तेज होना चाहिए था। फिर भी रूई किसी तरह से अच्छी तरह से बचाव करने में कामयाब रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह धीमा था लेकिन उसने जल्दी ही कदम बढ़ा दिया, मानो उसे पहले से पता था कि वह क्या करने जा रही है। ये सोचकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कायरी को अपने स्वाभिमान का थोड़ा अपमान महसूस हुआ।
भले ही वह खुद को रोक रही थी, फिर भी वह कागज पर उससे ऊपर होने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग कर रही थी। तथ्य यह है कि वह उसे अभिभूत करने में सक्षम नहीं थी, इसका मतलब था कि वह खुद को उससे बेहतर तरीके से लागू कर रहा था। एक बच्ची जो मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं थी, वह खुद से बेहतर लड़ रही थी। एक अनुभवी मार्शल स्क्वायर जो अपनी पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ थी। वह जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा घमंडी हो। असल में अपनी सफलता के बावजूद वह काफ़ी विनम्र थी। लेकिन अभी भी वह एक मार्शल स्क्वायर थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। वह अपना वचन नहीं तोड़ रही थी और न ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल वादे से ज़्यादा कर रही थी, लेकिन वह सही और सटीक तरीके से आगे बढ़ रही थी। धमाका। रूई टक्कर से बचकर दूर चला गया क्योंकि उसने देखा कि उसके लिए उसके साथ बने रहना कठिन हो गया था। वह खुद पर जोर डालना शुरू कर रही है। उन्होंने कहा, वॉइड एल्गोरिदम के लिए एक अधिक स्थिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ काम करना आसान था, लेकिन अब जब वह अधिक गतिशील रूप से लड़ रही थी तो चीज़ें कठिन हो जाएंगी। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यदि वह अपनी माइंड पैलेस तकनीक की क्षमता का परीक्षण करना चाहते थे तो उन्हें धक्का देने की जरूरत थी। उसे उत्साह की लहर महसूस हुई। जो होने वाला था उसका उसे लंबे समय से इंतजार था। ये समय था, उसकी तैयारियां पूरी थीं, सब कुछ ठीक था। ये समय था, अब ये पता लगाने का समय आ गया है कि माइंड पैलेस तकनीक के साथ उनके प्रयास व्यर्थ थे या नहीं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित लिया रेमिनी के बड़े परिवर्तन ने हमें चौंका दिया। केली कुओको की त्रासदी बहुत भयानक है। वह आगे बढ़ी और अपना वजन बाएं पैर पर डालते हुए दाएं हाथ से वार करने लगी। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसका मन माइंड पैलेस में चला गया हो। दाएं बाएं दाएं संयोजन की संभावना 92%, और लगभग जादू की तरह उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। कायरी ने एक दाएं जैब के बाद एक बाएं और फिर एक और दाएं जैब को तेजी से एक के बाद एक मारा। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह उस पर ही लगेगा। अभी तक वूश 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 उसने अपनी पैंतरेबाजी तकनीकों से उसके हमलों को साफ साफ टाल दिया, जिसमें पवन श्वास और आदिम प्रवृत्ति का भी योगदान था, तथा उसने उस पर एक भारी तेज प्रहार किया। धमाका। ये जल्दबाजी में खड़े एक गार्ड से टकराया। वह मुश्किल से ही हमले को रोकने में कामयाब रही थी। वह पीछे हट गई, हैरान। जब उसने वह तेज कॉम्बो लॉन्च किया तो वह पूरी तरह से दूरी को कम करने में कामयाब रही थी। उन परिस्थितियों में उसके लिए इसे चकमा देना असंभव था, चकमा देते हुए हमला करना तो दूर की बात है। फिर भी वह उसके हमलों से बचता हुआ आगे निकल गया और उसके हमले खत्म होने से पहले ही उसने एक शक्तिशाली प्रहार किया। रूई उस पर ध्यान लगाए हुए है और उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। उसकी हर हरकत और हर हरकत। उसके शरीर का वजन स्थानांतरित हो गया, फिर भी उसकी भुजाएं स्थिर थीं। साइड किक 94%। उसने अपने माइंड पैलेस में डेटा को देखते हुए गणना की। उसने झुककर एक जोरदार किक मारी, लेकिन उसकी साइड किक से बचते हुए उसकी किक उसके टखने में जा लगी। एक बार फिर उसने दोनों हमलों को ऐसे टाल दिया जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट बात हो। कायरी को लगा कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि कौन सी चाल सबसे अच्छी होगी। उसने उसे टैग करने की उम्मीद में एक तेज झटका दिया। हूश। रूई ने एक बार फिर उसके वार को आसानी से चकमा देते हुए उसकी जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और एक तेज झटका मारा। हूश। उसने हमले से बचने के लिए अपना रास्ता बदला, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, रूई का दूसरा हमला उस स्थान पर आ पहुंचा जहां वह गई थी। धमाका। ये हमला जल्दबाजी में तैयार किए गए गार्ड पर हुआ। वह उछलकर दूर चली गई और कुछ दूरी तक खुली रही। वह तो मुझसे भी पहले ही जानता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसे यह बात चौंक कर समझ में आई। चीज़ में पैटर्न थे, हर चीज़ पैटर्न से बनी थी। लोग, जानवर, पौधे, चट्टानें, मिट्टी, इन सभी के अस्तित्व में एक या दूसरे तरीके से पैटर्न थे। चाहे वह व्यवहारिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, कोशिकीय हो या फिर आणविक और परमाणविक हो। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी पैटर्न थे। इन्हें भौतिकी के नियमों में संहिताबद्ध किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट भी इससे अलग नहीं थे। वॉइड एल्गोरिथम की पैटर्न पहचान प्रणाली ने उपयोगकर्ता के प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर डेटा एकत्र किया, उन्हें एक क्रमबद्ध डेटा सेट में व्यवस्थित किया और फिर एकत्र किए गए डेटा के आधार पर प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों का पूर्वानुमानात्मक मॉडल बनाने के लिए उन पर सांख्यिकीय विश्लेषण किया। इस पूर्वानुमान मॉडल ने उपयोगकर्ता को कुछ मापदंडों जैसे कि स्थिति, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, दूरी, गति और त्वरण के आधार पर अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी। एकत्रित डेटा की मात्रा जितनी अधिक होगी, पूर्वानुमान मॉडल की भविष्यवाणियां उतनी ही सटीक और सटीक होंगी। हालांकि ये केवल आधा काम था। आखिरकार वॉइड एल्गोरिथम आपके प्रतिद्वंद्वी के अनुकूल होने और विकसित होने के लिए एक एल्गोरिथम था, न कि केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की भविष्यवाणी करने के लिए एक एल्गोरिथम। एक बार पूर्वानुमान मॉडल पूरा हो जाने के बाद उपयोगकर्ता वॉइड एल्गोरिथम के अनुकूली विकास मॉडल में पूर्वानुमानों को इनपुट करेगा, जो इनपुट की गई चाल का मुकाबला करने के लिए आवश्यक चाल को आउटपुट करेगा।
अनुकूली विकास मॉडल रूई द्वारा कई वर्षों के अनुभवजन्य शोध के बाद बनाया गया था कि हर चाल के लिए सबसे अच्छा काउंटर क्या है। इसने हर चाल के लिए सबसे अच्छा काउंटर आउटपुट किया। उदाहरण के लिए, झुककर की गई स्वीपिंग किक का सबसे अच्छा जवाब फ्लाइंग नी किक है। फ्लाइंग नी किक स्वीपिंग किक से साफ बच जाती है क्योंकि उपयोगकर्ता कूद जाता है, जबकि नी किक स्वीपिंग किक करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर पूरी तरह से लगती है। यदि कोई व्यक्ति अनुकूली विकास मॉडल में क्राउचिंग स्वीपिंग किक को इनपुट करता है, तो यह इनपुट की गई चाल के लिए सबसे अच्छा जवाबी आउटपुट देगा, फ्लाइंग नी किक। इस प्रकार, वॉइड एल्गोरिदम की पैटर्न पहचान प्रणाली में उपयोगकर्ता को पूर्वानुमानित मॉडल का उपयोग करके अपने विरोधियों की चालों का पूर्वानुमान लगाना था, फिर वे उन पूर्वानुमानित चालों को अनुकूली विकास मॉडल में इनपुट करके पूर्वानुमानित चालों के लिए सबसे अच्छा काउंटर का पता लगाएंगे। अनुकूली विकास मॉडल पूर्वानुमानित चाल के लिए काउंटर आउटपुट करेगा और फिर उपयोगकर्ता पूर्वानुमान के सच होने पर उक्त काउंटर चालों को निष्पादित करेगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे उपयोगकर्ता को अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए पूरी तरह से अनुकूलित और विकसित तरीके से लड़ने की अनुमति मिलती थी। वॉइड एल्गोरिदम की क्षमता ऐसी थी, फिर भी इसे निष्पादित करने की कठिनाई अमानवीय थी। यही कारण है कि रूई अपने पिछले जीवन में इसे व्यवहार्य बनाने में विफल रहा था। अपने पिछले जन्म में मुख्य वाक्यांश है, वह उत्साह से मुस्कुराया। वह सफल हो रहा था। इसमें एक और जीवन लग गया, लेकिन उन्होंने सफलता का पहला स्वाद चख लिया था। उसका सपना संभव था। वह एक प्यासे यात्री की तरह महसूस कर रहा था जो रेगिस्तान में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद पानी की पहली घूंट ले रहा हो। हा हा हा, हा हा हा, उसने अपने शरीर में आनंदित उत्साह महसूस किया। मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पाव, घूग। उसने मुंह बनाया जब कायरी की मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी और उसे गेंदबाजी की पिन की तरह नीचे गिरा दिया। कायरी का सिर उलझन में झुक गया। एक पल पहले की तरह उसकी हरकतें एकदम बेढंगी हो गई थीं, जबकि वह एकदम शांत थी। रूई ने पीछे हटे हुए मुंह बनाया। कोष्टक उद्धरण डॉट डॉट डॉट। हर किसी के पास एक योजना होती है जब तक कि उसके चेहरे पर मुक्का न पड़ जाए, उसने सोचा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वॉइड एल्गोरिथम का पूर्वानुमान मॉडल निरपेक्ष नहीं था। यदि पूर्वानुमान सत्य नहीं निकले तो उपयोगकर्ता को हमेशा तैयार रहना पड़ता था। बेशक, रूई ने क्षण भर के लिए ये भूल गया था क्योंकि कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था जहां वह उन्हें पहले इस बारे में चेतावनी दे सके। वे वॉइड एल्गोरिथम के साथ इतनी दूर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। स्क्वायर कायरी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी ओर दौड़ लगाई। वह रूई की अविश्वसनीय रूप से सटीक और समय पर की गई गतिविधियों के रहस्य की जटिलता से अनजान थी। हूश। रूई ने हुक से बाहर झुकते हुए एक साथ अपरकट लगाया, जिसने हुक द्वारा उसके बचाव में बनाए गए अंतराल का पूरी तरह से फायदा उठाया। अभी तक, हूश, उसने इसे साफ तौर पर टाल दिया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी शक्ति, रक्षा और गति शिखर प्रशिक्षु क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उसकी सजगता को सीमित करना बहुत कठिन था। सजगता अवचेतन थी और वह सचेत रूप से इसे कम नहीं कर सकती थी। इंदौर के पुरुषों को स्टैमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। मोतियाबिंद को सिर्फ 10 दिन में दूर करने का तरीका। ऐसा तब भी था जब वह खुद को रोक रही थी, लेकिन वे अभी भी वहां थे। रूई स्क्वायर स्तर की सजगता वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ रही थी, और वह हार नहीं रहा था। स्क्वायर कायरी, रूई ने उससे कहा, कृपया मुझे हराने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी शक्ति का उपयोग करें। अगर आप मुझे पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो मेरे लिए पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उससे कह रहा था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं है। उन्होंने ये शब्द गंभीरता से कहे, फिर भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक मार्शल प्रशिक्षु के लिए एक मार्शल स्क्वायर से ये शब्द कहना कितना चौंकाने वाला था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गई, उसने अंततः उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कमाका था। रूई का दबाव खतरनाक होता गया और वह अकड़ गया। उसके मन में जीवित रहने की भावना उसके द्वारा उस पर डाले गए मानसिक भार से जागृत हुई। हूश। वॉइड एल्गोरिथम ने समय पर उसकी गतिविधियों का अनुमान नहीं लगाया था, क्योंकि वह मुश्किल से ही एक गार्ड को एक साथ लाने में कामयाब रहा था, इससे पहले कि उसका हमला उस पर एक ऐसी शक्ति के साथ होता जो मार्शल अप्रेंटिस की सामान्य क्षमता से कहीं अधिक थी। धमाका। बचाव की 4 तकनीकों के बावजूद भी उसके हाथ चोटिल हो गए थे। उसका ध्यान और भी गहरा हो गया। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी और उस हमले के लिए तैयार हो गया जो वह करने वाली थी। और यह आक्रमण था। उसकी हर हरकत से जमीन गूंजती थी और हवा हिंसक रूप से हिल जाती थी। उनकी लड़ाई अब स्थानीय नहीं रही, बल्कि इसने सुविधा के भीतर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहां उपस्थित सभी मार्शल प्रशिक्षु और कर्मचारी, जो कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हुआ, उसे देखकर अविश्वास में दंग रह गए। उनकी नज़र में कायरी अब अप्रेंटिस दायरे में काम नहीं कर रही थी। इससे उस मार्शल अप्रेंटिस के बारे में क्या पता चलता है जो आगे बढ़ने में सक्षम था? जो कहा गया वह बिल्कुल स्पष्ट था। रूई की युद्ध क्षमता अब उनके समान दायरे में भी नहीं थी।
वह 3 साल से मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं था, फिर भी वह किसी तरह उन सभी से आगे निकल गया था। अगर किसी को बताया जाए कि रूई कैंड्रियन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस था, तो कोई भी व्यक्ति अविश्वास नहीं दिखाएगा। हूश। रूई ने बड़ी मुश्किल से एक हमले से बचने में कामयाबी पाई, जिसमें उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। कायरी ने इतनी ताकत और गति दिखाई जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। फियोना भी इतनी जबरदस्त नहीं थी। झाड़। जैसे ही वह किसी हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, उसके गाल पर तेज दर्द महसूस हुआ। ड्रिप ड्रिप। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि उसके गाल से खून बह रहा है। उसने छेदन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके शरीर का वजन बदल गया। सीधे जैब। ये झटका उसे लगभग अंधा कर देने वाला था, फिर भी वह पहले से ही अनुमान लगाने के कारण इसे रोकने में कामयाब रहा। उसने तुरंत फ्लो फ्लक्स को सक्रिय किया, इसे आउटर कन्वर्जेंस और फ्लेम ब्रीदिंग के साथ बढ़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर वोबल। उसने खुद को बहुत सीमित कर लिया था और रूई ने उसे अस्थिर करने के लिए बहुत शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसका संतुलन सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए अस्थिर था, फिर भी इतना काफी था। उसने स्टिंगर को सीधे उसकी आंखों पर फेंका। यह बाहरी अभिसरण और ज्वाला श्वास से सशक्त था। कायरी की आंखें चमक उठी, उसे इसकी उम्मीद थी। आखिरकार यह उसका तुरुप का पत्ता था। फिर भी जब उसने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की, हूश। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक छलावा था। फैंटम स्टेप तकनीक आमतौर पर काम नहीं करती, लेकिन दुर्भाग्य से कायरी के लिए इस तकनीक ने उसे वही दिखाया जो वह देखना चाहती थी, जिसे देखने की उसने उम्मीद की थी। धमाका। एक शक्तिशाली किक उसके पेट में लगी। उसके हमले की ताकत ने उसे कई मीटर हवा में उछाल दिया, भले ही वह अपनी शानदार सुरक्षा के बावजूद ऐसा कर रही थी। रूई ने जानबूझकर ऊपर की ओर वार किया था ताकि वह ऊपर उठ जाए। एड्स बाय पब फ्यूचर पाओ पाओ पाओ। रूई ने कई टेम्पेस्टुअस रिपल लॉन्च किए जो हवा में ही उसके ऊपर गिरे। टेम्पेस्टुअस रिपल के हमलों ने उसे हवा में ही उड़ा दिया और उसे दूर तक धकेल दिया, जब तक कि वह रिंग के बाहर नहीं पहुंच गई। यह उनकी रणनीति थी। सभी दर्शक अविश्वास से अपनी आंखें फैलाए रह गए। रूई जीतने जा रही थी। अभी तक कोमल रोश शैली, स्काई स्टेपिंग। कायरी फुसफुसाया। रूई को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसके बाल खड़े हो गए। बूम। हवा भी हिल गई। हवा के एक तूफान ने सभी दर्शकों पर हमला कर दिया। रूई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कायरी ने पूरे वातावरण पर बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी। उसने हवा में ही पैर रखा और मार्शल स्क्वायर होने के नाते अपनी ताकत से तुरंत ही अपने गिरने को रोक लिया। वह हवा से नीचे ऐसे उतरी जैसे कि वह सीढ़ियों से उतर रही हो और वापस रिंग में लौट आए। मार्शल स्क्वायर इतनी शक्ति रखने में सक्षम थे कि वे वायुमंडल को भी ठोस जमीन की तरह समझ सकते थे। ओह हाँ। रूई ने अपना सिर खुजलाया, बेवकूफ़ महसूस करते हुए। वह पूरी तरह से भूल गया था कि मार्शल स्क्वायर वायुमंडल पर चलने में सक्षम थे। उसे केवल इतना याद आया कि कायरी ने मार्शल प्रतियोगिता के पहले दौर में उससे इसका उल्लेख किया था जब एना ने स्काई वॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया था। लेकिन तब से 9 महीने बीत चुके थे और वह लगभग भूल गया था। उसने कायरी को अपने सामने लौटते हुए देखा और एक बार फिर उसी स्थिति में आ गया। उसकी योजना विफल हो गई थी, उसे एक नई योजना बनानी होगी। फिर भी स्क्वायर कायरी ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था कि मार्शल स्क्वायर स्काई स्टेप कर सकते हैं और यह सच है। मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हट रहा था। इस प्रक्रिया में मैंने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए जीत तुम्हारी है। रूई ने अपना सिर खुजलाया। क्या यह ऐसे ही काम करता है? ये दूसरी बार है जब तुमने मुझे अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। पहली बार जब तुम प्रशिक्षु क्षेत्र के सबसे निचले पायदान पर थे और अब जब तुम शिखर पर हो। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम कितनी दूर तक जाओगे, रूई क्वारियर, उसने गंभीर स्वर में कहा और मुड़कर चली गई तथा युद्ध प्रशिक्षण सुविधा के मुख्य प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों पर लौट गई। रूई ने उसके जाते हुए चेहरे को देखा और सिर झुकाया, जबकि वह खुद भी गहरी सोच में डूबा हुआ अंगूठी से बाहर निकल गया था। वह जो पाने आया था वह लगभग पा चुका था। माइंड पैलेस वास्तव में वॉइड एल्गोरिथम की व्यवहार्यता समस्या के लिए एक व्यवहार्य समाधान था। हालांकि वह इसके साथ उतना कुशल नहीं था जितना वह चाहता था, जैसा कि इष्टतम था, लेकिन वह दुखी नहीं था। तथ्य यह है कि वह इसका उपयोग करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि यह बिल्कुल व्यवहार्य था। जब तक वह कड़ी मेहनत करता और एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में विकसित होता, वह एक दिन वॉइड एल्गोरिथम का पूर्णता के साथ उपयोग करने में सक्षम होगा। अपनी वर्तमान स्थिति में पैटर्न को संग्रहीत करने और छांटने के लिए माइंड पैलेस तकनीक का उनका उपयोग अभी भी भद्दा, अक्षम और धीमा था। वॉइड एल्गोरिदम की पैटर्न पहचान प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार होने में उन्हें काफ़ी समय और कुछ तैयारी करनी पड़ी, और वे अभी भी उस स्थिति में नहीं थे जहां वे पहुंचना चाहते थे। फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वह बहुत खुश था। उसे लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।
लंबे समय तक वह वॉइड एल्गोरिदम की व्यवहार्यता के मुद्दे के बारे में सोचते हुए सोता रहा। अगर वह अपने पिछले जीवन को भी शामिल करता तो ये लगभग 30 साल होता। भगवान ही जाने कि इस मामले में 30 साल तक कितना भावनात्मक निवेश किया गया। शब्दों में उस राहत को बयां नहीं किया जा सकता जो उसे आखिरकार उस निश्चितता और आत्मविश्वास को पाने पर महसूस हुई जिसकी वह इतने समय से तलाश कर रहा था। अब जब तक वह ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, समस्या अंततः हल हो जाएगी। एकमात्र बड़ी समस्या जो बची थी वह थी गया की दुनिया के लिए वॉइड एल्गोरिदम की अपर्याप्तता। फिर भी यह ऐसी समस्या नहीं थी जिसे कम समय में हल किया जा सके, न ही इसका व्यवहार्यता समस्या जैसा कोई एकल समाधान था। फिर भी वह किसी न किसी तरह से इसे भी हल करना चाहते थे। स्क्वायर कायरी के साथ उनकी लड़ाई का लक्ष्य ये सत्यापित करना था कि क्या माइंड पैलेस वॉइड एल्गोरिदम के अनुप्रयोग को व्यवहार्य बनाने के लिए समाधान के रूप में काम कर सकता है। और अब जब उसने वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था, तो उसने लड़ाई की सुविधा छोड़ दी। उसे अकादमी के किसी भी मार्शल अप्रेंटिस से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे इतने कमज़ोर थे कि उसका सामना भी नहीं कर सकते थे। इस समय केवल नेल और फे ही उसे चुनौती दे सकते थे और केवल केन के पास उसे हराने का कोई वास्तविक मौका था क्योंकि उसने 2 ग्रेड 10 तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। इस समय उन्हें अपनी वर्तमान मार्शल आर्ट में अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इस समय उनके पास मार्शल आर्ट में 23 तकनीकें थीं, इसके अलावा माइंड पैलेस तकनीक के साथ जिस तरह से वह वॉइड एल्गोरिदम के बारे में गए थे वह पूरी तरह से बदल गया था। वह अपनी युद्ध शैली का एक बहुत ही मौलिक तरीका बदल रहा था और उसे विभिन्न स्थितियों में इसके आसपास अनुभव बनाने की आवश्यकता थी। यह मिशन है, उसने सोचा। मार्शल अकादमी का सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण और माहौल अब उसे कोई उत्तेजना नहीं दे रहा था। दांव की कमी ने उसके लिए माहौल को बहुत नीरस बना दिया था, जिससे उसके लिए कोई वास्तविक तनाव खींचना मुश्किल हो गया था। इसके साथ ही इस तथ्य के कारण कि उसके साथियों में से लगभग कोई भी अब उसके बराबर नहीं था, मार्शल अकादमी में रहना उसके लिए आकर्षण खो गया। ईमानदारी से कहूं तो अब वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। वह उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह ज़रूरत पड़ने पर खुद को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह अकादमी के साथ पहले से ज़्यादा कर्ज भी नहीं लेना चाहता था। वह अकादमी में शामिल होने के समय लिए गए ऋण छात्रवृत्ति के बारे में नहीं भूला था। मार्शल अकादमी महंगी थी, इसने उसे आवास और अन्य आवश्यकताओं के साथ साथ महंगी शिक्षा और विकास के संसाधन, साथ ही युद्ध के संसाधन भी प्रदान किए। अकादमी में बिताए गए लगभग 3 वर्षों में उसने जिन अनगिनत सुविधाओं और संसाधनों जैसे औषधियों और उपकरणों का उपयोग किया था, वे बिल्कुल भी सस्ते नहीं थे। न ही वे उच्च अनुभवी प्रशिक्षक जिन्होंने उसे मार्गदर्शन दिया था। अपने मार्शल पथ पर चलते हुए उसने जो कुछ भी किया, उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ी, और जितना अधिक दिन वह रुका, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनका मौजूदा ऋण ही अपने आप में काफ़ी बड़ा था। वह इस बात से नाराज़ नहीं थे। वह आज जिस मुकाम पर हैं, वहाँ नहीं होते और इसके लिए अकादमी के प्रति उनकी बहुत सद्भावना थी। लेकिन जल्द ही उनका चले जाना बेहतर होगा। उन्होंने अपना संचार उपकरण निकाला जिसे उन्होंने अपने पिछले अभियानों के दौरान नार्था के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए खरीदा था, तथा उसे एक संक्षिप्त संदेश भेजा जिसमें उन्होंने प्रतिनिधि लड़ाकू अभियानों को करने के अपने खुलेपन के बारे में बताया। अगली चीज़ जो उसने करने का इरादा किया वह था खुद को व्यक्तिगत कमीशन के लिए खोलना। प्रशिक्षण में जाने से पहले उसने व्यक्तिगत कमीशन के लिए अपना प्रोफाइल बंद कर दिया था क्योंकि वह जानता था कि उसे काफ़ी समय तक प्रशिक्षण में रहना होगा। अब वह इसे खोलने का इरादा रखता था ताकि लोग उसे व्यक्तिगत कमीशन भेज सकें। वह कमीशन विभाग की ओर बढ़ा और मिशन लाइब्रेरी के लिए रवाना होने से पहले उनसे इतना करने को कहा। भले ही उसने अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल व्यक्तिगत कमीशन के लिए खोला हो, लेकिन वे उसे खोलते ही बाहर नहीं आने वाले थे। अभी के लिए उसे मार्शल यूनियन में किए गए मानक मिशनों पर निर्भर रहना होगा। मैं 10वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस हूँ, उसने आंखें उठाकर पूछा। सही कहा, अप्रेंटिस क्वारियर, एक कर्मचारी ने उसे बताया। यह अपडेट बहुत हाल ही में आया था, वास्तव में सिर्फ 4 मिनट पहले ही, इसलिए हमें आपको सूचित करने का समय नहीं मिला। रूई की भौहें उन शब्दों पर सिकुड़ गईं। यह कोई संयोग नहीं था कि उसका ग्रेड ठीक उसी समय अपडेट किया गया जब उसने स्क्वायर कायरी के साथ अपना मुकाबला खत्म किया। मैं समझ गया। स्क्वायर कायरी ने अपनी नई नई योग्यता की जानकारी तुरंत ही आयोग विभाग को भेज दी होगी। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कितनी जल्दी उसके डेटा को संसाधित किया और उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फिर भी यह उसके लिए कारगर साबित हुआ। अब उसे उन मिशनों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी जो बहुत ज़्यादा शांत थे। वह मिशनों की तीव्रता बढ़ाना चाहता था ताकि वे उसे और उसकी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ा सकें। इसका मतलब था कि वह उबाऊ निम्न स्तरीय मिशनों को छोड़ सकता था और तुरंत अधिक कठिन मिशनों की ओर बढ़ सकता था। जल्द ही वह मिशन लाइब्रेरी में प्रवेश कर गए और यह सोचने लगे कि किस श्रेणी के मिशन को शुरू किया जाए। रक्षा श्रेणी के मिशनों में अक्सर संघर्ष की कमी होती है।
इसलिए वह उस श्रेणी के मिशनों के लिए जाने के लिए अनिच्छुक था। मिशनों की विविध श्रेणी समान थी, उनमें से कई अजीब होने के कारण भी दबाव महसूस नहीं होता था। वह एक अच्छे पुराने जमाने के क्लासिक मिशन की तलाश में था जिसमें वास्तविक संघर्ष शामिल हो। शेष 3 प्रकार के मिशन कुछ हद तक वास्तविक संघर्ष की गारंटी देते थे: आक्रामक श्रेणी, शिकार श्रेणी और छाया श्रेणी के मिशन। इन तीनों में से वह शैडो क्लास मिशन के लिए सबसे कम योग्य था। उसके पास एकमात्र स्टेल्थ तकनीक ब्लिंक थी, जो अपने आप में पर्याप्त नहीं थी। वह एक दिन शैडो क्लास मिशन के लिए योग्य होने का इरादा रखता था, लेकिन आज के लिए उसे अन्य 2 में से एक के साथ समझौता करना होगा। वह तुरंत मिशन के अपराध श्रेणी वाले हिस्से की ओर बढ़ गया। काफ़ी समय हो गया था जब उसने कोई अपराध श्रेणी का मिशन लिया था। उन्होंने मिशनों को ब्राउज करते हुए अनुभाग को स्क्रॉल किया। हमेशा की तरह कई रॉयल मिशन थे, आमतौर पर सभी प्रकार के कानून प्रवर्तन मिशन। केवल कुछ गैर रॉयल मिशन थे, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय थे। रूई ने पहले कठिनाई और जोखिम के कारण अंतर्राष्ट्रीय मिशनों पर जाने से परहेज किया था, लेकिन अब उन्हें कोई झिझक नहीं थी। इसके अलावा वह उत्सुक था। वह लगभग 16 साल का था और वह पहली बार कैंड्रियन साम्राज्य से बाहर कदम रखने जा रहा था। हालांकि कैंड्रियन साम्राज्य पृथ्वी की तुलना में काफ़ी विचित्र था, फिर भी उसने इस महाद्वीप की तुलना में काफ़ी हद तक एक शांत जीवन का अनुभव किया था। इस पागल जादुई दुनिया का बाकी हिस्सा कैसा था? वहाँ किस तरह की कल्पनाएं और दुख तकलीफें थीं? वह ये सब अपनी आंखों से अनुभव करना चाहता था, और जीवन में पहली बार उसके पास ये शक्ति थी। उन्होंने अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का अध्ययन किया तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ खोजने का प्रयास किया। ऐसा करने वाले बहुत से लोग थे।